लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सिमरी थाना क्षेत्र में लूटकांड की घटित घटना में सफल उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। 28 नवंबर को सुबह 5:30 बजे सुनील कुमार मिश्रा, पिता स्वर्गीय उमाशंकर, थाना पतोर, जिला दरभंगा, अपने भांजे हेमंत कुमार के साथ रामपुरा से अपने मोटरसाइकिल घर जा रहे थे। सिमरी थाना क्षेत्र के NH-57 पर कुमरपट्टी के पास आई उजले रंग की कार में सवार अपराध कर्मियों द्वारा ओवरटेक कर पिस्तौल से जान मारने की धमकी का भय दिखाकर मोटरसाइकिल का चाबी सहित नगद 10,000 रुपये, मोबाइल, ATM कार्ड एवं सामान लूट लिया और घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश एवं प्राथमिकता के आधार पर थाना अध्यक्ष सिमरी एवं अन्य पुलिस अधिकारी तथा टेक्निकल टीम की मदद से अपराधियों को धर दो बचाया गया। इस संबंध में डीएसपी अमित कुमार ने पूरी जानकारी प्रेस वार्ता कर शुक्रवार को दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों में सुधांशु कुमार, विजय कुमार, महेश सनी और अभिनंदन कुमार है। अपराधियों के पास से 10 मोबाइल, 1 पिस्टल, 3 कारतूस, 1 चाकू, 6 मोटरसाइकिल का मास्टर चाबी, नगद 11,000 रुपये और 1 कार बरामद की गई है। गौरतलब है कि 2 दिन के ही अंदर पुलिस ने इस लूटकांड का पर्दाफाश किया है और अपराधियों की गिरफ्तारी की है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी में जो भी पुलिसकर्मी शामिल थे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। पीसी इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है कि NH-57 पर 28 नवंबर को एक सुबह लगभग 5:30 बजे एक घटना घटित होती है जिसमें गन पॉइंट पर इन लोगों ने सुनील कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को जो बाइक से जा रहे थे, इन्होंने एक i20 वाइट सफ़ेद कलर की i20 कार है, उससे उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गन पॉइंट पर उनसे 10,000 रुपये, ATM, मोबाइल और मोटरसाइकिल चाबी सहित इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद FIR दर्ज कराया गया सिमरी थाने में, जिसकी कांड संख्या है 232-22, जिसके लिए 233-22 सॉरी, जिसके लिए पीसी ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत ही तत्परता दिखाते हुए SSP महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और सिमरी SHO और इनकी और जो टेक्निकल टीम है हमारी दरभंगा पुलिस की, उनके द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 1 तारीख की सुबह लगभग 6:30 बजे फिर NH-57 पर ही कालका हवेली एक भाई होटल है, उसके आसपास इन चारों लुटेरों को कार में पिस्टल के साथ, चाकू के साथ, विभिन्न घटनाओं में विभिन्न लोगों से लूटी हुई 10 मोबाइल्स के साथ और एक बहुत सारी चाबियों के साथ ये भी जांच की जा रही है। इस पर इनका आपराधिक इतिहास रहा है, विभिन्न जिलों में ये कार्यरत रहे हैं। अभी भी वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर से लगातार यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, आना जाना हो रहा था। कई सारी घटनाओं को इन्होंने जान दिया। चारों यहाँ से ज्ञान काम कर रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? इनमें से साहिबगंज के हैं 2 और 2 मुजफ्फरपुर के। घटना 28 नवंबर की है, गिरफ्तारी 1 दिसंबर की है। क्या बताया गया ना, बरामदगी में एक पिस्टल है, 3 लाइव 3 जिंदा कारतूस है, 1 चाकू है, 10 मोबाइल्स हैं, लगभग 7-8 चाबियां हैं विभिन्न गाड़ियों की। और इनके द्वारा बतलाया भी गया है कि बहुत सारे मोबाइल्स हैं जिनकी तस्वीर उन्होंने मुहैया से केस दर्ज है उन मामलों में मोबाइल लूट की। सारी गाड़ियाँ बरामद नहीं हुई, उसकी जाँच जारी है। जिस कार से ये लोग लूट किए हैं वो कार बरामद नहीं किया? जी हाँ, कार भी बरामद हुई है। कार में ही जा रहे थे, कार में ही वो भी चोरी की है। इस पर जाँच चल रही है। कार में सिर्फ सामने नंबर प्लेट है, वाइट i20 है और पीछे की तरफ से नंबर प्लेट भी नहीं है। देखिए फिलहाल तो इतना लग ही रहा है कि इनका अंतर जिला गिरोह है, विशेष पूछताछ की जाएगी। अभी तक तो कुछ नहीं बताया, बाकी सिमरी थाना के SHO समझाती है वो पूछताछ कर रहे हैं। बाकी इनके मोबाइल से सारी डिटेल्स निकाले जाएंगे और भी जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। ये गश्ती हो रही, देखिए गश्ती का नतीजा है कि मात्र लूट के 2 दिनों के बाद इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। गश्ती हो रही और उस पर ज़्यादा सघन किया जाएगा, ठंडी के दिनों में और भी ज़्यादा किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक। अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी से उनके कोषांग के द्वारा निर्वाचन हेतु किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि नगर निकाय का प्रथम चरण का चुनाव 18 दिसंबर एवं द्वितीय चरण का चुनाव 28 दिसंबर को निर्धारित किया गया है।
कार्मिक कोषांग में बताया गया है कि निर्वाचन कर्मियों का डाटाबेस तैयार है तथा द्वितीय नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया है। कार्मिक कोषांग को पुनः सभी कर्मियों का अध्ययन सूचना देने का निर्देश दिया गया है। प्रशिक्षण कोषांग को 10 से 12 दिसंबर के बीच कर्मियों का प्रशिक्षण करवाने हेतु तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम को पुनः कमीशनिंग कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कई निर्देश देते हुए एएनएम की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा सभी पोलिंग पार्टी के लिए दवाओं का 500 किट्स सामग्री कोषांग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ठंड बढ़ने की संभावना को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान केंद्र के बाहर अलाव की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में अब हर शनिवार को सिंगल विंडो सिस्टम से पेंशन संबंधी संचिकाओं का होगा निष्पादन। मिथिला विश्वविद्यालय में अब प्रत्येक शनिवार को सिंगल विंडो सिस्टम से पेंशन संबंधी संचिकाओं का निष्पादन किया जाएगा। इस आशय का निर्णय शुक्रवार को कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में पेंशन शाखा एवं उप कुलसचिव शाखा के पदाधिकारी एवं कर्मियों की बैठक में लिया गया। बैठक में पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान, उप कुलसचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, सहायक वित्त पदाधिकारी डॉक्टर मोहन झा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद बैठा, प्रेस व मीडिया प्रभारी डॉक्टर आर्यन चौरसिया, विनोद आनंद मिश्र, शिशिरनाथ झा, श्रवण कुमार झा, संजीव कुमार सहित कई लोग मौजूद थे, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब सिंगल विंडो के तहत पेंशन से संबंधित कार्य किए जाएंगे। नए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का निर्देश है कि विश्वविद्यालय में 3 कामों को सर्वोपरि रखा जाए। नंबर 1, छात्रों की समस्या का निदान त्वरित गति से हो। शिक्षक एवं कर्मचारी के संबंध की जो समस्या हो उसका निदान हो। और विशेष तौर पर जो पेंशनधारी हैं उनको ये निश्चित किया जाए कि वो सरकारी नियम के अनुसार रिटायर होने से 6 महीना पहले कॉलेज से या विश्वविद्यालय मुख्यालय में जो कार्यरत थे वो पेंशन सेल में अपने पेंशन संबंधी पूरा कागज़ जमा करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और हमारे यहाँ भी कुछ गतिरोध है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो आ जाते हैं उनको पेंशन समय पर नहीं मिलता है। इसी संबंध में आज बैठक हुई थी माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पेंशन सेल पदाधिकारी DR1 DR2 ऑफिस कार्यालय कि अब प्रत्येक शनिवार को पेंशन संबंधी विशेष तौर पे काम होगा। एक ही जगह माननीय कुलपति महोदय रजिस्ट्रार के रूप में मैं बैठूंगा, FO साहब रहेंगे, और जो भी आएंगे उनको 1 सप्ताह में अगर जमा करते हैं तो उनका पेंशन का कागज़ पूरा करके होना चाहिए। साथ ही साथ प्रधानाचार्य सभी विभाग अध्यक्ष महोदयों को एक पत्र जारी किया जा रहा है कि आप जो किसी रिटायर होने वाले शिक्षक या कर्मी का पेंशन के कागजात भेजते हैं तो स्पष्ट लिखिए कि इनके यहाँ विश्वविद्यालय का या कॉलेज का कोई पावना नहीं है, या उनके यहाँ अगर कोई राशि है तो उसका उल्लेख करें। ये अस्पष्ट रहता है, जिसके कारण भी फाइल उधर उधर बढ़ती रहती है। साथ ही साथ हम लोग एक पत्र जो कर्मी रिटायर हो रहे हैं अगर वो जमा करते हैं उसी समय चेक करके उनको बताया जाएगा कि आपके कागज़ में ये कमी है और एक सप्ताह के अंदर में जमा कीजिए। यदि वो नहीं जमा करते हैं तो उनके सर पे होगा कि वो नहीं जमा कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में जो भी कागज़ जमा होगा 1 सप्ताह के अंदर उसका निवारण करके निष्पादन करके उसको पेंशन जारी किया जाएगा। 4 दिसंबर को पृथक मिथिला राज्य के लिए पटना में MSU कार्यकर्ता करेंगे आंदोलन। शुक्रवार को MSU कार्यकर्ताओं के द्वारा लहरियासराय में स्थित मिथिला स्टेट यूनियन कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सह जीप सदस्य अमित कुमार ठाकुर ने कहा कि मिथिला राज्य की मांग बहुत पुराना है, लेकिन आज तक इस पर संगठित प्रयास नहीं हो सका। इस बार MSU ने संगठित प्रयास शुरू किया है। नीति आयोग का रिपोर्ट भी अभी हाल में ही जारी हुआ था कि बिहार की सबसे गरीब और पिछड़ा जिला मिथिला क्षेत्र में है। GDP ग्रोथ के हिसाब से हो अथवा प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन की बात हो अथवा कृषि उत्पादन, शिक्षा दर हो अथवा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शहरीकरण की बात हो या पलायन, मिथिला हर क्षेत्र में पीछे रहा है। बाढ़ जैसी आपदा झेलने वाला 6 करोड़ की जनसंख्या का यह क्षेत्र सिर्फ सस्ता मजदूर सप्लाई करने वाला लेबर जोन है। देश के लिए नया मिथिला राज्य बनेगा तो संवैधानिक और नैतिक रूप से मजबूरी होगी कि केंद्र के लिए नए गठित राज्य को स्पेशल पैकेज अथवा केंद्रीय सहायता दे।
नया राज्य बनेगा तो स्वाभाविक रूप से नई राजधानी बसेगी। नई राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और मिथिला का विकास होगा। जय मिथिला। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आगामी 4 दिसंबर रविवार को मगध की धरती बिहार की राजधानी पटना में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा आहूत मिथिला राज्य आंदोलन में गांधी मैदान से राजभवन मार्च, जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के हजारों सेनानियों के द्वारा किया जाएगा, उसके लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने मगधी सत्ता को चेतावनी दी है कि हमारा जो हक है, हमारा जो हुकूक है, हमारा जो अधिकार है, वो हमें दे और हम उसे छीन कर रहेंगे। जय हिंद। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक एवं विज्ञान शिक्षक को कुशल युवा कार्यक्रम के पोर्टल पर छात्र छात्राओं का ऑनलाइन निबंधन करने से संबंधित दिया गया प्रशिक्षण। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उत्क्रमित राजकीय राजकृत परियोजना उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापकों को उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत नामित कंप्यूटर शिक्षक एवं विज्ञान शिक्षक के साथ कुशल युवा कार्यक्रम योजना के संबंध में कुशल युवा कार्यक्रम के पोर्टल पर MNSSBI पर 11वीं एवं 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन निबंधन करने से संबंधित प्रशिक्षण शुक्रवार को दिया गया। उक्त प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रबंधक विकास कुमार द्वारा बताया गया कि विद्यालय में 11वीं एवं 12वीं में नामांकित सभी विद्यार्थियों का MNSSBY पोर्टल पर निबंधन करते हुए विद्यार्थियों को 10वीं का अंक पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि कागजातों का सत्यापन किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार सरकार युवाओं के लिए शिक्षा ऋण के रूप में अधिकतम 4 लाख रुपए उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रबंधन के द्वारा कई बातों की जानकारी दी गई। सोनू सहनी की हत्याकांड पे न्याय नहीं मिलने को लेकर एसडीपीओ से मिला एमएसयू एवं परिवार के सदस्य। बीते 6 नवंबर को सोनू सहनी का हत्या कर आम के पेड़ से लटका दिया गया था, जिसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा था। 14 नवंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा इसके लिए नगर थाना का घेराव भी किया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया था। लेकिन घटना के 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसको देखते हुए एमएसयू एवं परिवार के सदस्य ने शुक्रवार को सदर एसडीपीओ से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि जिस सोनू सहनी की हत्या हुई थी वह रत्नोपट्टी शुभंकरपुर का रहने वाला था, जिसका शव रत्नोपट्टी शुभंकरपुर के ही एक आम के बागान में पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद कई दिनों तक हल्ला हंगामा किया गया था, फिर भी अपराधी नहीं पकड़े गए थे। इसी को लेकर एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने परिवार के सदस्यों के साथ एसडीपीओ से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है।